नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा 14 यूनिट है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, जिसमें हमने 2 लेक्चर पहले दे दिए हैं, जो है एक काइफोसिस, दूसरा लेक्चर है हमारा लॉर्डोसिस पे। अब हम तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो इसके ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियर करने के हिसाब से ये हमारा तीसरा टॉपिक क्लियर होगा। इसमें जो टॉपिक है वो हमारा है स्कोलाइसिस को हम डिस्कस करते हैं, उसकी मैनेजमेंट और सिम्टम्स जितने भी है उसको डिस्कस करते हैं। स्कोलाइसिस में क्या-क्या चीज़ें होती है उनको हम देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्कोलाइसिस की। तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ डिफॉर्मेलिटी ऑफ द स्पाइन करेक्टर बाय लेटरल साइड बाय साइड जो कर्वेचर्स लुकिंग लाइक एस एंड सी। इसकी जो शेप होगी कि है ना, स्पाइन में कोई डिफॉर्मेलिटी हो जाए और उसकी वजह से क्या हो कि स्पाइन की शेप है ना वो या तो सी की तरह हो या तो एस की तरह से शेप हो, जो साइड बाय साइड हो, जिसमें अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, नॉर्मल एक बेबी है, एक एबनॉर्मल है, तो उनकी स्पाइन में अगर हम देखते हो तो कर्व बनता है वो एस या फिर सी जैसा बन रहा है। और ये क्या है कि ये पूरी स्पाइन पे इफ़ेक्ट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि लोअर या फिर अपर रीजन पे, ये पूरी स्पाइन पे इफ़ेक्ट होता है। दे मे अक्कर इन राइट और लेफ्ट साइड और द बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइन। या तो राइट साइड पे वो कर्व हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड पे हो सकता है या फिर दोनों साइड पे भी हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक साइड पे है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं बोथ थेरोसिक एंड लंबर, अगर थेरोसिक और लंबर दोनों की बात करें तो दोनों इफेक्टेड होते हैं इसमें। और उसके अलावा अगर स्पाइनल कर्व राइट कंडीशन से अगर राइट कंडीशन पे है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोट्रो जो एक्सोट्रो स्क्लेरोसिस कहेंगे, स्क्लेरोसिस कहेंगे। या फिर अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेवो स्क्लेरोलाइसिस कहेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। लियोसिस कहेंगे, स्क्लेरोलियोसिस कहेंगे, लीवो स्क्लेरोलियोसिस कहेंगे। जिसमें क्या होता है कि एक लेफ्ट साइड का कर्व है और एक राइट साइड का कर्व है कि किस साइड पे है, साइड के हिसाब से उनके नाम चेंज किए गए हैं। बाकी इसमें क्या होता है कि ओवरऑल स्पाइन इस पे इफ़ेक्ट होती है, जिसमें अगर हम कह सकते हैं इसका लंबर रीजन भी होता है, थोरेसिक रीजन भी होता है, और जो स्ट्रक्चर होती है कि वो सी शेप की होती है। और अगर इसकी बॉडी में हम देखें तो एबनॉर्मल होती है, इसकी आर्म्स की जो लेवल है वो एबनॉर्मल होती है, जिसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्म्स और लेग्स, ये पूरा हेड का सर्कमफेरेंस है ना, एबनॉर्मल आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर में। उसके अलावा काज की बात करते हैं। काज में क्या आता है कि 3 मेन टाइप ऑफ पीडियाट्रिक स्क्लेरोलाइसिस, जो स्क्लेरोसिस है उसके 3 मेन टाइप्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जिसमें आता है कि इडियोपैथिक स्क्लेरोसिस, जिसमें अननोन काज हो, काज का कोई पता ना हो, ठीक है, इडियोपैथिक हो, वो 80 टू 85% हम बात करते हैं कि स्क्लेरोसिस क्यों होता है, क्योंकि उसके अननोन काज है, उसकी वजह से 80% होता है या फिर 85% होता है। केसेस जो होते हैं वो अननोन काज के होते हैं। उसके अलावा कंजुनाइटल भी होता है। कंजुनाइटल में क्या देखते हैं, दे आर लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ द, बहुत ही कम कंजुनाइटल भी दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि जो इट इज़ अ काज इरेग्युलर डेवलपमेंट ऑफ द बोन ऑफ द स्पाइन, बेबी बोन्स। जब बेबी पैदा होता है उसकी स्पाइन की जो बोन्स होती है वो एबनॉर्मली क्या होती है कि ग्रोथ डेवलप हो रही होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि कंजेनाइटल डिफेक्ट भी, कंजेनाइटल स्क्लेरोसिस भी दिखाई देता है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर में बात इस तरह से करते हैं कि दिस टाइप ऑफ द काजिंग बाय द न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। ये क्या है कि न्यूरोलॉजिकल या फिर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है, इसकी सच एज सेरिब्रोप्लाजी हो जाए या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाए। सेरिब्रोप्लाजी में भी क्या होता है कि कंट्रोल नहीं रहता है मसल्स पे, और वहाँ पे जो न्यूरॉन्स का सप्लाई सही से नहीं होता है, वहाँ पे न्यूरॉन्स सही से नहीं काम करते हैं, उसकी वजह से होता है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है कि उस बच्चे को स्क्लेरोलाइसिस लॉसिस हो सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं ना, वो सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स कौन से होते हैं इस कंडीशन में।
सबसे पहले देखते हैं अनइवन शोल्डर की जो साइज़ होगी वो एक जैसी नहीं होगी, एब्नॉर्मल साइज़ होगी और कांस्टेंट लाइन जो लाइंग होगा बार-बार गिरेगा वो बच्चा। और उसके अलावा इवेंट्स जैसे कि अनइवेंट लेग्स स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उनमें भी इम्बैलेंस होगा और जो आर्म्स है उनमें भी इम्बैलेंस होगा और एब्नॉर्मलिटी स्ट्रक्चर में भी होगी और अप्रोक्सिमल शोल्डर्स जो होंगे और बिल्डेड शोल्डर्स होंगे। उसके अलावा जैसे कि हिप है ना वो एलिवेटेड हिप होगी या फिर इन अनवेंटेड वास्टेड। ये सारी कंडीशंस क्या है कि इसकी सिम्टम्स में हम चीज़ें देखते हैं जिसमें एबनॉर्मल आ जाती है। पूरा जो बैक की जो स्ट्रक्चर है ना उसमें एबनॉर्मलिटी, जिसमें लेग्स आ सकते हैं, आर्म्स की भी स्ट्रक्चर देखते हैं, लेग्स की देखते हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो बॉडी पार्ट होता है स्पाइन से लेके जो लंबर रीजन तक वहाँ से लेके वो सारा देखते हैं तो उनमें भी एबनॉर्मलिटी हमें दिखाई देती है स्ट्रक्चरल। तो ये सारी इसके सिम्टम्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं। उसके अलावा पेन जैसे कि यूजली कास नो पेन एंड सिम्टम ऑफ पेन, जो पेन नहीं होता पर ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं डायग्नोस टेस्ट की, तो डायग्नोस टेस्ट में मोस्ट कॉमन एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखते हैं या फिर सिटी स्कैन। इन तीनों चीज़ों से हमें क्या है स्ट्रक्चर का पता चलता है कि जो राइट साइड पे ज़्यादा CS कर्व है या फिर लेफ्ट साइड पे। और उसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि हम मेजर कर सकें कि उसको नीड कितनी है और ब्लड हमारी बॉडी में कितना है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है कि मिडल एडोलेसेंस इडियोपैथिक, अगर मिडल एडोलेसेंस है तो उनमें इडियोपैथिक भी होगा। इडियोपैथिक मीन्स के काज का पता नहीं होगा, इसी तरह से हो जाएगा तो उसके लिए दे आर नॉट रिक्वायर फॉर ट्रीटमेंट। अगर इडियोपैथिक का कोई भी अगर ये कंडीशन हो रही है किसी भी बच्चे में इडियोपैथिक, तो फिर उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। उसके अलावा बियॉन्ड द क्लोज मॉनिटर द एक्सरे, और सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उसका एक्सरे करवाना होता है ताकि पता चले कि इसका अगर काज नहीं है कोई भी तो फिर उसकी स्ट्रक्चर देख के उस पे वर्क करते हैं। और उसके अलावा ब्रीचिंग्स एंड स्क्लेरोसिस सर्जरी करवाएंगे और उसके अलावा सर्जरी या फिर फिजिकल थेरापी करवाएंगे जिससे जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बनी रहे। ये सारी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम मोस्ट कॉमन बच्चों में जो अगर हो गई है कंडीशन स्क्लेरोसिस की, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि उसको फर्दर इंजरी से बच सके वो। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है प्रोमोट मोबिलिटी। प्रमोट करेंगे उसकी मोबिलिटी को या फिर प्रिवेंट करेंगे उसकी इंजरी को, क्योंकि मोबिलिटी को हम प्रमोट इसलिए करेंगे ताकि वो उसके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी बन के रहे और उसके अलावा उसकी जो मोटर है वो भी मोटर स्किल्स को भी सही करेंगे ताकि वो बैलेंस पकड़ सके और एबनॉर्मलिटी की तरफ ना जाए। और प्रिवेंट करेंगे जो भी स्किन इरिटेशन होती है उससे प्रिवेंट करेंगे इस बेबी को, और उसके अलावा प्रोमोट करेंगे पॉजिटिव बॉडी इमेज, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है तो वो जो भी बच्चा होता है वो खुद को एक नॉर्मल नहीं समझता है तो वो अपनी बॉडी इमेज को ख़राब कर देता है। तो उसको हम क्या करेंगे प्रोमोट करेंगे पॉजिटिव बॉडी इमेज और प्रोमोट कॉम्प्लिकेशंस विथ थेरापी, और उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको इम्प्रूव करेंगे कि कम से कम उसको कंप्लाइंस हो या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जिसकी वजह से हम उसको थेरापी देंगे ताकि उसकी कंप्लाइंस है ना वो कम हो जाए, उसकी ज़्यादा जो कंप्लेंट्स होनी थी वो चीज़ें सारी कम हो जाए और वो एक अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ चला जाए। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके जो भी ओवरऑल इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है हम उनको सबको क्लियर करेंगे एक एक करके।